नमस्कार। आईसीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों हेतु हिंदी विषय की जो पुस्तकें निर्धारित की गई हैं, उनमें से एक पुस्तक का नाम है एकांकी संचय। इस एकांकी संचय नामक पुस्तक में 6 पाठ हैं, यानी कि 6 एकांकी हैं। यहाँ मैं पाठ 4, जिसका नाम है सूखी डाली, उस पाठ का वाचन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पाठ 4, सूखी डाली। इस पाठ का जैसा नाम है सूखी डाली, इसका जो शीर्षक है सूखी डाली, यह शीर्षक 2 शब्दों से मिलकर बना है, सूखी और डाली। डाली माने किसी पेड़ की जो शाखा होती है, वो आपको पता ही है कि उसे डाली कहते हैं। और सूखी माने वो सूखी डाली है, हरी भरी, फूल पत्तों से भरी हुई नहीं है, फूलों से, फलों से, पत्तों से भरी हुई डाली नहीं है, वो सूखी डाली है। वैसे ही सूखा पेड़ भी होता है। तो एक पेड़ भी सूखा हो सकता है, और यदि पेड़ हरा भरा हो लेकिन उसकी कोई एक डाली या उसकी कुछ डालियां सूख सकती हैं। तो उसी प्रकार की यहाँ कुछ बातें की गई है कि कोई एक डाली है जो कि सूख गई है, इसीलिए उसको सूखी डाली कहा गया। तो ये सूखी डाली क्या है, कौन है, किस प्रकार से वो सूख जाती है, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। सूखी डाली एक प्रतीकात्मक शब्द के रूप में यहाँ पर आया है, और इसके माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि एक परिवार की जो औरत होती है, परिवार की जो बहू होती है, वह घर में परेशान है, और वह उस परेशानी के कारण सूख जाती है, माने दुखी हो जाती है, टूट जाती है। इसी प्रकार की कुछ बातें यहाँ पर इस पाठ में बताई गई हैं। तो सूखी डाली इस पाठ के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। तो सूखी डाली पाठ के जो लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क, उनका यहाँ पर परिचय दिया गया है, जिसे मैं पढ़ने जा रहा हूँ। एकांकीकार का परिचय। उपेंद्र नाथ अश्क बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनका जन्म 14 दिसंबर सन 1910 को जालंधर, पंजाब में हुआ। इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध तथा कविता सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और लोकप्रियता अर्जित की। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं छींटे, चरवाहे, सितारों के खेल, गिरती दीवारें, दो धारे, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, कैद और उड़ान, बड़ी बड़ी आंखें आदि। 19 जनवरी सन 1996 को इनका निधन हो गया, मन इनका स्वर्गवास हो गया। पात्र परिचय। पुरुष पात्र दादा, कर्मचंद्र, परेश, भारशी, मल्लू। स्त्री पात्र बेला, छोटी बहू, छोटी भाभी, बेला की सास, इंदू की माँ, मजली भाभी, मजली बहू, बड़ी भाभी, बड़ी बहू। इसके अलावा 2 और पात्र हैं जिनके नाम हैं पारो और रजवा। रजवा मिश्रानी है। पहला दृश्य। मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है और तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है, दादा मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाए, इस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए, उस महान वट की भांति अटल खड़े हैं, जिसकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में एक बड़े छाते की भांति धरती को आच्छादित किए हुए अगणित घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए वर्षों से तूफान और आंधियों का सामना किए जा रही है। वर्षों इस वट की संगति में रहने के कारण दादा वट की ही भांति महान दिखाई देते हैं। आयु के 72 वर्ष देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक नहीं झुका, और उनकी सफेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी जटाओं की भांति उनकी नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रण किए हुए है। दादा का बड़ा लड़का 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था।
इसके बदले में सरकार ने दादा को 1 मुरब्बा जमीन दी थी, किंतु दादा सरकार की इस कृपा पर ही संतुष्ट नहीं रहे। अपने साहस, परिश्रम, निष्ठा और दूरदर्शिता से इन्होंने 1 के 10 मुरब्बे बनाए। उनके 2 बेटे और पोते जमीन, फार्म, टेरी और चीनी के उस कारखाने की देखभाल करते हैं, उस कारखाने के काम की देखभाल करते हैं जो उन्होंने हाल ही में अपनी जमीन में लगाया है। सबसे छोटा पोता अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इसी कस्बे में लगा है और कुछ ही दिन हुए उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ है। उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ है। उनके छोटे पोते परेश का नायब तहसीलदार और उनकी छोटी पतोहू का सुशिक्षित होना अपने में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले से सरकारी हलकों में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाने की संभावना है। गांव में उनका और आदर होने लगा है, किंतु साथ ही दूसरी से उनके परिवार के लिए संकट भी उपस्थित हो गया है। तीनों बहुएं जो घर में बड़ी भाभी, मझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से पुकारी जाती हैं, सीधी सादी महिलाएं हैं। सीधी सादी महिलाएं हैं। उन सब में अपनी पोती इंदु ही जिसने प्राइमरी स्कूल में बड़ी सफलतापूर्वक शिक्षा पाई है, सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है। घर में उसकी चलती भी खूब है और दादा अपनी इस पोते से प्यार भी बहुत करते हैं। किंतु एक ग्रेजुएट छोटी पतोहू जो घर में छोटी बहू के नाम से पुकारी जाती है, उसके आने से कुटुंब के इस तालाब में इस प्रकार लहर सी उठने लगी जैसे स्थिर पानी में बड़ी सी ईंट गिरने से पैदा हो जाती है। पर्दा इमारत के बरामदे में खुलता है। वास्तव में यह बरामदा घर की स्त्रियों, घर की औरतों का सम्मिलन स्थल है, यानी जहां पर वो मिलती जुलती हैं। दिन भर इसमें कोलाहल मचा रहता है। कभी घर की स्त्रियां वहां धूप लेती हैं, कभी चरखे चलाती हैं, कभी गप्पे लड़ाती हैं, तो कभी लड़ती झगड़ती भी हैं। और कुछ न हो तो स्नानागार में पड़े कपड़े ही धोया करती हैं। यह स्नानागार बाहर के अहाते में है। दाईं दीवार के कोने में जो दरवाजा है, उसके साथ ही बाहर की रसोई आदि से निपटकर दोपहर के बाद घर की 2-4 स्त्रियां प्रायः रोज वहां कपड़े धोया करती हैं और निरंतर थप थप की आवाज ध्वनि इस बरामदे में गूंजा करती है। सामने दीवार के बाएं कोने में एक छोटी सी गैलरी है, दोनों ओर आमने सामने। पहले मझली बहू और बड़ी बहू के कमरे हैं, जिनकी खिड़की बरामदे में खुलती है। फिर मझली भाभी और बड़ी भाभी के, छोटी भाभी का कमरा जो इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास है, दाईं ओर है। छोटी बहू का कमरा ऊपर की छत पर है और बाईं दीवार में सीढ़ियां बनी हैं जो ऊपर को जाती हैं। सामने के दीवार के साथ गैलरी के इधर को 2 तख्त बिछे हैं। 2 एक चारपाइयां दीवार के साथ खड़ी हैं। एक पुराने फैशन की बड़ी आराम कुर्सी भी सामने की दीवार के साथ लगी हुई है। दोपहर होने में अभी केवल अतः बरामदे में अपेक्षाकृत निस्तब्धता है। केवल गैलरी से स्त्रियों के जल्दी जल्दी बातें करने की आवाज आ रही है। पर्दा उठने के कुछ क्षण पश्चात, कुछ पल बाद, इंदु तेज तेज गैलरी से निकलती है और बिफरी हुई सी दाईं तरफ के तख्त पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे बड़ी बहू शांत स्वभाव से चलती हुई आती है। इंदु की भ्रिकुटी चढ़ी है और बड़ी बहू शांत और गंभीर है। बड़ी बहू इंदु के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए, इंदु के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए, आखिर कुछ कहो भी। क्या कह दिया छोटी बहू ने? इंदु चुप। अरे क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हुई हो क्रोध से? और क्या ईंट मारती? अरे कुछ कहो भी। मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता, हाथ मटका कर। अरे अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं। हम तो उसके लिए मूर्ख, गंवार और असभ्य हैं। आश्चर्य से बड़ी बहू कहती है, क्या
इंदु, बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी हो रही थी। इंदु कहती है कि बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी हो रही थी। मैंने पूछा तो पता चला कि बहुरानी ने उसे काम से हटा दिया है, काम से निकाल दिया। काम से हटा दिया है? भला क्या दोष था उसका? दोष यह था कि उसे काम करना नहीं आता। बड़ी बहू स्तंभित, काम करना नहीं आता? इंदु, उस बेचारी ने कहा भी कि मैं 10-5 दिन में सब कुछ सीख जाऊंगी। अरे भला कई दिन हुए, कितने दिन हुए हैं मुझे आपका काम करते, किंतु बहुरानी न मानी। झाड़न उन्होंने उसके हाथ से छीन लिया और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ कर लूंगी। अभी तक इतना तो नहीं आता कि बैठक कैसे साफ की जाती है। 5-10 दिन में तो सीख जाएगी। सलीका नहीं, बड़ी बहू कहती है कि सलीका नहीं। इंदु, मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से यही मिश्रानी घर का काम कर रही है, घर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है, और जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो इससे नहीं होता। और फिर मैंने समझाया कि भाभी नौकर से काम लेने की तमीज होनी चाहिए। हाँ और क्या, बड़ी बहू जवाब देती, हाँ और क्या। इंदु कहती, झट से वो बोली, वह तमीज तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा, अरे तुम तो लड़ती हो, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है, तरीका होता है। इस पर तुरक कर बोली, और वह ढंग मुझे नहीं आता, मैंने नौकर तो यहीं आकर देखे हैं। और फिर कहने लगी, काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। तो वह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता, उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज है। न जाने तुम लोग किस तरह इन फुहड़ नौकरों से गुजारा कर लेते हो। अरे मेरे मायके में तो ऐसी गंवार मिशानी 2 दिन छोड़ 2 घड़ी भी न टिकती। बड़ी बहू, ये सब बातें उसने कही, और कैसे कही जाती है? इंदु कहती है, जब से आई है यही तो सुना रही है। नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, कपड़े पहनने का ढंग आता है तो उसके मायके वालों को। हम तो न जाने कैसे जी रहे हैं, नाक भाव चढ़ाकर, नाक भाव चढ़ाकर। यहाँ के लोगों का खाना पीना ठीक नहीं है, यहाँ के लोगों को खाना पीना, पहनना ओढ़ना कुछ भी नहीं आता। हमारे नौकर गंवार, हमारे पड़ोसी गंवार, और हम स्वयं भी गंवार। चकित विस्मित सिर्फ सुनती है बड़ी बहू। इंदु आगे कहती है, मैंने भी कह दिया। क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की, एक नमूना तुम ही जो हो। एक निशानी भी ले आती तो हम गंवार भी उससे सीख लेते। दाई दीवार के कमरे से छोटी भाभी, इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास प्रवेश करती है। उसके पीछे पीछे रजवा है। छोटी भाभी, क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई? यह रजवा रो रही है, कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने क्या इसे? इंदु, मीठी वे कब कहती हैं जो आज कड़वी कहेंगी। छोटी भाभी, यह आज तुम कैसी जली कटी बातें कर रही हो? छोटी बहू से झगड़ा हो गया क्या? भरे हुए गले से रजवा कहती है, भले हुए गले से। रजवा भले हुए गले से कहती है, आज माँ जी उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए हैं आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर अपमान नहीं किया मेरा। मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम करने नहीं जाऊंगी। छोटी भाभी, अरे वो तो बच्ची है मिष्टानी, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई। इंदु मुंह बिचकाकर व्यंग से, जी हाँ बच्ची है, जी हाँ बच्ची है। रोटी को चोची कहती है। अरे उसे तो बात ही करनी नहीं आती। क्रोध से, अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ समझती ही नहीं, और गज भर की जबान। बड़ी बहू, बात यह है माँ की छोटी बहू को हमारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं। उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारी हर बात से घृणा है, नफरत है। चिंता से छोटी भाभी कहती, फिर कैसे चलेगा? हमारे घर में तो सब मिलकर रहते हैं, हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी को दूसरी की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया करना और छोटों पर। मंझली बहू इतने में बाहर से हंसती हुई प्रवेश करती है और जोर जोर से हंसती है, खी 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 खी, हा 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 हा। इंदु, अरे क्या बात है भाभी, जो हंसी के मारे लोटपोट हुए जा रही हैं, आखिर बात क्या है? मंझली बहू वही खी 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 और हाथ पर हाथ मारती है, हा 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 हा। गैलरी में मझली भाभी और बड़ी भाभी प्रवेश करती हैं। दोनों, अरे क्या बात है जो आज इतनी हा 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 ही हो रही है?
इंदु, यह भाभी है कि बस हंसे जा रही है, कुछ बताती ही नहीं। मछली बहू, मैं कहती हूँ, फिर हंस पड़ती है। बड़ी बहू, अरे आखिर कुछ कहो भी। मछली बहू, आज भाई प्रवेश आज भाई परेश की वह गति बनी, आज भाई परेश की वह गति बनी कि बेचारे अपना सा मुंह लेकर रह गए। फिर हंसती है। ओहो, तुम्हारी हंसी भी बहू। छोटी भाभी कहती है कि ओहो, तुम्हारी हंसी भी बहू। मछली बहू, मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी छोटी माँ। अभी अभी छोटी बहू ने परेश की वह गत बनाई, वह हालत बनाई, वह दशा बनाई कि बेचारा अपना सा मुंह लेकर दादाजी के पास भाग गया। बड़ी बहू, इंदु, बात क्या हुई। मछली बहू, मैं तो उधर ऊपर सामान रखने गई थी। बहुत बातें तो मैंने सुनी ही नहीं, बहुत बातें तो मैंने सुनी ही नहीं, बहुत सी मेरी समझ में भी नहीं आई। अंग्रेजी में गिटपिट गिटपिट कर रहे थे। छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था। इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान कर कमरे में गया तो बहू रानी ने सारा फर्नीचर निकाल कर बाहर रख दिया था। परेश ने कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और सले और मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में न रहने दूंगी। मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में न रहने दूंगी। छोटी बहू ने ऐसा कहा। परेश कहने लगा, अरे हमारे बुजुर्ग। बात काटकर छोटी बहू ने कहा, अरे हमारे बुजुर्ग तो नंगे बुच्चे जंगलों में घुमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करें। हंसती है। और जो सामान पड़ा था वह भी उठाकर बाहर फेंक दिया। इंदु, फिर मजली भाभी, छोटी बहू, छोटी भाभी, यह तो। मजली बहू कहती है, परेश ने कहा, अरे इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे, उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई। उन्होंने कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। अब यदि मैं इसे अब यदि मैं इसे रखने पर आपत्ति करूंगा तो दादाजी कहेंगे कि तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया। न भाई नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि दादाजी कहेंगे कि तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया है। ना भाई ना। मछली और बड़ी भाभी, हाँ ठीक ही तो कहा परेश ने। छोटी भाभी, परेश मेरा बेटा भला। मछली बहू, तब बहू ने कहा, तो न कहो, मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के पास तक न फटकने दूंगी। इस बेडौल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठे रहना अच्छा है। मेरे मायके में तो। इंदु क्रोध से, बस उसे तो अपने मायके की ही पड़ी रहती है 24 घड़ी। मछली बहू, और छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरों और उनके बहुमूल्य फर्नीचर का बखान किया। हंसती है। और महाशय परेश की एक भी न चलने दी। बेचारे दीदी बिल्ली बने दादाजी के पास चले गए। हंसती है। दूसरी औरतें भी उसके साथ हंसती हैं। मैं तो चुपके से चली आई, मुंह बिचका कर। अरे जबान है छोटी बहू की या कतरनी। और फिर जब अंग्रेजी बोलने लगती है तो कुछ समझ में ही नहीं आता। परेश बेचारा तो अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। जाने तहसीलदार कैसे बन गया। इंदु, बस जबान ही जबान है। बात तो तब है जब काम भी हो। एक काम की कहो तो 100 नाक भौं चढ़ाती है। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था, वे तो पड़े गुसलखाने में गल रहे हैं, सड़ रहे हैं। छोटे भाई, गुसलखाने में गल रहे हैं तो उठा क्यों नहीं लाई दे उन्हें। जा भाग कर उठा ला और फटक कर आंगन में डाल दे। मैं बहू को समझा दूंगी। इस तरह से कैसे चलेगा, इस तरह कैसे होगा। और भी चिंता से परेश ने समझाया नहीं उसे। इंदु, परेश की तो जैसे वहां बड़ी सुनवाई होती है। मछली बहू, वह मलमल के थान और अबरों की बात याद है ना, अभी तक पड़े हुए हैं। कह कहकर हार गए परेश महाशय। बहू रानी ने हाथ तक नहीं लगाया उन्हें, और वे शर्म के मारे ले जाते नहीं दादाजी के पास। कचहरी में होंगे तहसीलदार, घर में तो अपराधियों गुनहगारों के से भी गए बीते हो जाते हैं। घर में तो अपराधियों से भी गुनहगारों से भी गए बीते हो जाते हैं।
हंसती है इंदु और बड़ी बहू भी हंसती है। छोटी भाभी, पर दादाजी के कपड़े। बड़ी भाभी, तुम भी बहन बस। अरे क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी? इंदु, क्यों? अरे उनके हाथ नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे। बाहर से बाहर से दादाजी के हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज आती है। बाहर से दादाजी के हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज आती है। छोटी भाभी, तुम चलो इंदु, कपड़े फटक कर अहाते में डाल दो, शायद उन्हें जरूरत हो, मांगेंगे तो मैं बहू को समझा दूंगी। पर्दा गिरता है। दूसरा दृश्य। वही बरामदा। दाईं ओर के तख्त पर बिस्तरा बिछा हुआ है, दीवार के साथ तकिया लगा है। दादा आराम से तकिए के सहारे बैठे हुक्का पी रहे हैं। उनका मझला लड़का कर्मचंद उनके पास बैठा उनके पांव दबा रहा है। हुक्का पीते पीते बच्चों के बाहर अहाते में खेलते देख रहे हैं। हुक्का पीते पीते बच्चों को बाहर अहाते में खेलते हुए देख रहे हैं। स्नान गृह से नल के जल्दी जल्दी चलने की आवाज आती है। स्नान गृह से नल के जल्दी जल्दी चलने की आवाज आ रही है। शायद कोई बच्चा उसे चला रहा है। कर्मचंद की भ्रिकुटी तन गई है। पर्दा उठने के कुछ क्षण बाद तक नल के चलने और हुक्के के गुड़गुड़ाने की आवाज आती रहती है। फिर कर्मचंद क्रोध से, बस करो जगदीश, बस करो। अरे क्या खटखट लगा रखी है, जरा आराम करने दो। अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं कि तुम लोग बस शुरू हो गए। दादा हुक्के की नली को हटाकर उधर देखते हुए, नहीं नहीं, अरे खेलने दो बच्चों को। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। बच्चे हैं, हंसते हैं, कहते हैं बच्चे हैं और फिर हंसते हैं। वट की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी। वट की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं। हंसते हैं, नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। फिर नदी छोड़कर कर्मचंद से, मैं कहा करता हूं न बेटा कि एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता न आएगी। और हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ की भांति है। कर्मचंद, लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। दादा चिंता से, क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है? कर्मचंद, शायद छोटा अलग हो जाए। दादा, परेश, पर क्यों, उसे क्या कष्ट है? कष्ट उसे तो नहीं, छोटी बहू को है। कष्ट उसे तो नहीं है, पर हाँ, छोटी बहू को जरूर है। दादा, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। यदि कोई शिकायत थी तो उसे मिटा देना चाहिए। हल्की सी खरोच भी यदि आ जाए और यदि उस पर तत्काल दवाई न लगा दी जाए, हल्की सी खरोच भी आ जाए और यदि उस पर तत्काल दवाई न लगा दी जाए, बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है और यही घाव नासूर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ, ठीक नहीं होता। कर्मचंद, मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर जहां तक मेरा विचार है, छोटी बहू के मन में दर्प घमंड की मात्रा जरूरत से कुछ ज्यादा है। मैंने वह मलमल के थान और रजाई के अबरे लाकर दिए थे। ना, और सबने तो रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं है। अपने मायके घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है और इस घर को घृणा नफरत की निगाहों से दृष्टि से देखती है। दादा कर्मचंद को समझाते हुए कहते, बेटा दादा कर्मचंद को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता। बहू तभी पृथक होना चाहेगी, बहू तभी घर से अलग होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी। लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी समस्त घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी। हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। और महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। ठूठा वृक्ष आकाश को छूने पर भी
अपने महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के समस्त ताप को हर ले और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे। भाषी बाहर से, दादाजी, मल्लू और जगदीश ने मेरा वट का पेड़ उखाड़ दिया। मल्लू से लड़ते हुए चीख चीख कर, क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़, क्यों उखाड़ा, हाँ क्यों उखाड़ा? दादाजी हंसते और कहते हैं, पेड़ बच्चे। फिर हंसते हैं, ठहरो भाषी, लड़ो मत, जाना कर्मचंद, जरा हटाना इन दोनों को, देखो क्यों लड़ रहे हैं। कर्मचंद जाता है। दादा फिर हुक्के की नली मुंह से लगा लेते हैं। परेश नीची नजर किए प्रवेश करता है। आओ बेटा परेश आओ, दादाजी कहते हैं, आओ बेटा परेश आओ। वह मैंने एक दो कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने उन्हें धो डाला या नहीं, धो डाले हो तो ले आओ जरा, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। परेश कहता है, मैं लज्जित हूं। अरे कोई बात नहीं, नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा, नहीं धुले हैं तो फिर धुल जाएंगे बेटा। तुमको पता नहीं है कि वो किस मकसद से परेश यहाँ पर आया है। उनको लग रहा है कि बहू रानी ने कपड़े नहीं धोए तो शायद इसलिए परेश कह रहा है कि मैं लज्जित हूँ, लेकिन उनको असली बात पता नहीं। आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था, आओ आओ इधर आकर बैठो। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। परेश चुपचाप आकर दादा के पास बैठ जाता है। हुक्का गुड़गुड़ाना छोड़कर दादा कहते हैं, मुझे कर्मचंद से अभी अभी पता चला है कि तुम्हारी बहू को रजाई के अबरे और मलमल का थान पसंद नहीं आया। तुम्हारी बहू को रजाई के अबरे और मलमल के थान पसंद नहीं आए। बेटा तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वे नए फैशन की चीजें खरीदना क्या जाने। तभी तो मैं कहता हूँ कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ, वह स्वयं अपनी पसंद की चीजें ले आएंगी। तभी तो मैं कहता हूँ कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ, वह स्वयं अपनी पसंद की चीजें ले आएगी। जी दादा हुक्के का कश लेकर, और मैं सोचता था कि अब बहू आ गई है तो इंदू का दहेज तैयार करने में भी सहायता देगी। परेश जी मैं इसलिए आया था कि, हाँ हाँ कहो ना, क्यों झिझकते हो? जी बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। अरे इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा, अभी कितने दिन हुए हैं उसे इस घर आए। और फिर बेटा मन लगता नहीं, लगाया जाता है, वह मन लगाती ही नहीं। अरे तो हमें उसका मन लगाना चाहिए। वह एक बड़े घर से आई है, उसके पिता बहुत बड़े सम्मानजनक व्यक्ति हैं, अपने पिता की वह इकलौती बेटी भी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसे जब घर में बहुत लाड़ प्यार मिले तो जब वह ससुराल के घर आती है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे इस घर में अपना मन लगाने के लिए कुछ समय लग सकता है बेटा। वो अपने पिता की इकलौती बेटी है, कभी नाते रिश्तेदारों में नहीं रही, इस भीड़ भाड़ में वह घबराती होगी। हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे, हमें ये करना चाहिए। परेश उसे कोई पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मजली ताई, बड़ी भाभी, मजली भाभी, इंदू, रजवा सब आई थी। सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी कि तू उसके हाथ दिख गया है, तो उसे कुछ नहीं समझाता। और इधर वह उन सब से दुखी है, कहती है मेरा सब अपमान करती हैं, सब मेरी हंसी उड़ाती है, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा समय नष्ट करती है। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कि मैं परायों के बीच में आ गई हूँ, अपना एक भी उसे दिखाई नहीं देता। आप मेरी बात यदि आप माने तो, हाँ हाँ कहो कहो। बात यह है कि वह आजादी चाहती है, दूसरों का हस्तक्षेप, दखलंदाजी, दूसरों की आलोचना उसे पसंद नहीं। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। परेश आगे बोलता है, वे समझती हैं वह छोटी बहू है, इसलिए सब उसकी आलोचना करना, उसे आदेश देना अपना कर्तव्य समझती हैं। दादा सिर्फ हुक्का गुड़गुड़ाते हैं।
और वह अपनी पृथक गृहस्थी बसाना चाहती है। इन्हीं कारणों से वह अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है, अपना घर अलग बसाना चाहती है, जहां उसे रोकने वाला कोई न हो, जहां वह स्वेच्छापूर्वक अपना जीवन बिता सके। वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। मैं तो हमेशा यहाँ न बना रहूंगा, कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तब्दीली हो जाएगी। उतने दिन को यदि आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दें तो बड़ा अच्छा होगा। उसकी सारी उद्विग्नता, अन्य मनस्कता और तिलमिलाहट से उसकी यही इच्छा काम करती है कि वह अलग हो जाए। अब मैं उसे कैसे समझाऊं? कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर खासते हैं। हाँ, यह तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम बाग वाला मकान ले लो, तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए, दादाजी कहते हैं। और आगे कहते हैं, वह पड़ा भी बेकार है, किसी काम का नहीं है, और अभी मैं उससे किसी तरह का काम भी लेने का इरादा नहीं रखता। पर तुम जानते हो बेटा, पर तुम जानते हो मेरे जीते जी यह असंभव है, नामुमकिन है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूं तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है। खासकर खासकर कहते हैं, वो खासते हुए कहते हैं, शाखाओं, पत्तों, फलों, फूलों से भरा पूरा। हुक्के के एक दो कश लगाते हैं और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की कलियां टूटने लगती है और वह केवल ठूंठ रह जाता है। स्वर धीमा, जैसे अपने आप से कह रहे हैं, और मैं सिहर उठता हूँ, ना बेटा, ना, मैं अपने जीते जी यह सब न होने दूंगा। बेटा तुम चिंता न करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस न होगा, कोई उसका समय नष्ट न करेगा। ईश्वर की कृपा से हमारे घर सुशिक्षित सुसंस्कृत बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे तंग कर देंगे? तुम जाओ बेटा, तुम जाओ, किसी प्रकार की चिंता का मन में स्थान न दो। मैं कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढ निकालूंगा। तुम विश्वास रखो बेटा, तुम भरोसा रखो मुझ पर। वह अपने आप को परायों से घिरी अनुभव न करेगी। उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने मायके के घर में प्राप्त होता था। परेश, जैसा आप उचित समझें। और देखो, तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात से उसका मन न दुखे। कोई भी ऐसी बात न करो जिसे वह अपना अपमान समझे। परेश चलने को होता है। और बेटा तुम उसे साथ ले जाकर नगर से सब चीजें खरीद लाओ। शेष की चिंता तुम न करो, मैं कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाल दूंगा। परेश कहता है, जैसी आपकी इच्छा। चला जाता है। दादा फिर गुड़गुड़ाने लगते हैं, हुक्के के लंबे लंबे कश लेते हैं, जो इस बात के साक्षी हैं कि दादा हुक्का पीने के साथ साथ सोच भी रहे हैं। जैसे अचानक उन्हें कुछ याद आ गया हो और वो रजवा को आवाज देते हैं, रजवा, रजवा। रजवा नहीं आती। फिर आवाज देते हैं, रजवा, रजवा। दूर से जी आई भागती हुई से प्रवेश करती है रजवा। दादा, देखो, छोटी बहू के अतिरिक्त सबको मेरे कमरे में भेज दो। कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए। रजवा जाने लगती है। और सुनो, कोई ना रहे, सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ आ जाएं। जी मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूँ। रजवा चली जाती। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। नल से किसी के कपड़े धोने की आवाज आने लगती है। नल से किसी के कपड़े धोने की आवाज आने लगती है। दादा और फिर लंबे लंबे कश लेते हैं। धीरे धीरे कुटुंब के प्राणी आने लगते हैं। बालक और युवक तख्तों पर और चारपाइयों पर बैठते हैं और स्त्रियां बरामदे के फर्श पर। रजवा उनके बैठने के लिए मोढ़े और चटाइयां लाकर बिछा देती है। हुक्का पीना छोड़कर दादाजी कहना चालू करते हैं, इंदु कहाँ है? वह नहीं दिखती। इंदु कहाँ है? वह नहीं दिखती। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और एक नजर सबको देखते हैं। रजवा स्नान गृह रजवा स्नानागृह को जाने वाले दरवाजे में जाकर इंदु को आवाज देती है। कपड़े धोने का स्वर जो इस बीच में निरंतर आता रहा है सहसा बंद हो जाता है।
बाहर से इंदु की आवाज आती है, जी आई, जी आई। अंदर जाकर मैं नल पर थी, कपड़े धोने में लगी थी। एक कश खींचकर, बैठो बेटा, बैठो। एक दो क्षण तक हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ, मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। इंदु, दादाजी, इंदु बेटा, मुझे अपनी बात कह लेने दो। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ, बहुत ही दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। देखो, दोष उसका नहीं, दोष हमारा है, दोष हमारा है। देखो, वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती और राज करती आई है। यहाँ वह केवल छोटी बहू है, यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दब कर रह गया है। मुझे यह बात पसंद नहीं, मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ पल हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। बेटा, बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या उम्र से या दर्जे से नहीं होता। बड़ा तो बुद्धि में होता है, योग्यता से होता है। छोटी बहू उम्र में न सही, अक्ल से हम सबसे निश्चय ही बड़ी है। हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाए। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श ले, और मैं प्रसन्न होऊंगा यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का मौका दो, अवसर दो। उसे अनुभव ही न हो, उसे अनुभव ही न हो कि वह किसी दूसरे घर में, किसी दूसरे वातावरण में आ गई है। फिर कुछ पल के लिए हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और फिर आगे कहना चालू करते हैं। बेटा, बेटा, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है। हम सब इसकी डालियां हैं। डालियों से ही पेड़ पेड़ है, और डालियां छोटी हो चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती हैं। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए। मैं नहीं चाहता कोई डाली टूटकर इससे अलग हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहे हो, बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया यदि मैंने सुन लिया कि किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या उसका समय नष्ट किया है, तो मेरा इस घर से नाता हमेशा के लिए टूट जाएगा। तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो, अब तुम सब जा सकते हो। फिर हुक्का गुगड़ाते हैं, सब धीरे धीरे जाने लगते हैं। इंदु बेटा और मजली बहू, तुम जरा बैठो। दोनों के अतिरिक्त शेष सब चले जाते हैं। मजली बहू, देखो, तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक ही सीमित रखो बेटा जो उसे सहन कर सकते हैं। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है बेटा, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं जब तक वे पूर्णतया घर का अंग न बन जाए। और इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिम इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ने झगड़ने तुझे उसे तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए, उससे ज्ञानार्जन करना चाहिए। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेषकर सावधान रहने का आदेश देता हूँ। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं, फिर से हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। फिर क्षण भर बाद, अब तुम जाओ और देखो, फिर मुझे शिकायत का अवसर, मौका न मिले। गला भर आता है। देखो, यही मेरी आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ फलें फूलें, जीवन के सुखद शीतल वायु के स्पर्श से झूमें और सरसराएं। विटप से अलग होने वाली डाली की कल्पना ही मुझे सिहरा देती है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। इंदु, हमें क्षमा कीजिए दादाजी, हमें माफ कर दीजिए। हमारी ओर से आपको कभी शिकायत का अवसर न मिलेगा। दोनों चली जाती हैं। दादा कुछ देर हुक्का गुड़गुड़ाते रहते हैं, फिर बाहर खेलते हुए बच्चों को आवाज देते हैं। भाशी, मल्लू, जगदीश, आओ आओ, आज तुम्हें एक कहानी सुनावे। बरगद का पेड़ और उनके बच्चों की कहानी। आओ, तुम्हें एक कहानी सुनावे, बरगद का पेड़ और उसके बच्चों की कहानी।
दरवाजे से झांककर, हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते, हर बार वही कहानी, हर बार वही कहानी, हमें नहीं सुननी। मल्लू कहता है, चांद राजा, तारा राजा की कहानी सुनाओ तो आए, हर बार वही कहानी, एक ही कहानी, एक था बरगद का पेड़। दादा हंसते हैं, अरे यही कहानी तो कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करती है, यही तो जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं, पर्दा गिरता है। तीसरा दृश्य, वही बरामदा, दोनों तख्त पूर्ववत, दोनों तख्त पहले की तरह से खिड़कियों के बराबर रखे हुए हैं और दो चारपाइयां वैसे ही दीवार के साथ लगी खड़ी हैं। हाँ, कुर्सी मध्य में आ गई है। ज्ञात होता है कि इस पर छोटी बहू बेला बैठी धूप सेंक रही थी, किंतु पर्दा उठने पर वह आकुलता से बरामदे में घूमती हुई दिखाई देती है। एक हाथ में पुस्तक है, मानो पढ़ते पढ़ते कोई विचार आ जाने से उठकर घूमने लगी। बेला अपने आप से, मैं किन लोगों के बीच में आ गई हूँ, मैं किन लोगों में आ गई हूँ, ये कैसे लोग हैं, कुछ भी तो समझ नहीं सकी। आज कुछ हैं, कल कुछ, पल में तोला पल में माशा, इनका तो कुछ भी पता नहीं चलता। फिर सोचती हुई धीरे धीरे घूमती है। गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं, और नर्म होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। आज जिस बात को बुरा कहते हैं, कल उसी की तारीफ करते हैं, उसी की प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई इन लोगों से। जाकर फिर कुर्सी पर बैठ जाती है और पुस्तक खोल लेती है। अंदर गैलरी से उसकी सास छोटी भाभी आती है। छोटी भाभी, तुम ठीक कहती थी बेटी, इस रद्दी सामान से बैठक बैठक में ही कबाड़ी का गोदाम दिखाई देती है। सोचती थी कि यह सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं, और इस पर इतने दिनों से सब बैठते आ रहे हैं, कहीं दादाजी बुरा न मान जाए। पर अच्छा किया तुमने जो वह सब उठा दिया। मैंने परेश से कह दिया है, तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान खरीद लाओ। यह सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। कई बार निगोड़ी इन्हीं कुर्सियों के लिए वह मुझसे रूठ चुका है। आप बैठिए माँ जी, बेला कहती है। छोटी भाभी, बस बस तुम बैठो बेटी, मैं तो यूं ही तुम्हें इधर बैठे देखकर चली आई। अनाज पड़ा है, उसे फटकना है, मिर्चें पड़ी हैं, उन्हें कूटना है, मक्खन कई दिनों का इकट्ठा हो गया है, उसका घी बनाना है। अरे बीसों दूसरे काम हैं, और दिन ढल रहा है। मैं सोचती थी तुमने मेरी बात को बुरा न माना हो, तुमने मेरी बात का बुरा न माना हो। वास्तव में बेटी, रजवा मेरे पास आकर फूट फूट कर रो दी थी। देखो, नौकरानी समझदार, विश्वसनीय और आज्ञाकारी है, किंतु जो काम उसने कभी किया ही न हो, वह उससे वह उसे किस प्रकार कर सकती है, वह काम उससे किस प्रकार हो सकता है। उठती हुई बेला कहती है कि आप बैठिए तो। छोटी भाभी उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे बैठाते हुए, बैठो बैठो बेटी बैठो, कष्ट न करो, मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट न करूंगी। मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। भावुक स्त्री है, जल्दी ही बात का बुरा मान जाती है। तुम यूं करना कि जो ही नया फर्नीचर आ जाए, अपने सामने लगवा कर रजवा को एक बार झाड़ना बुहारना सिखा देना, फिर वह गलती नहीं करेगी। न हो तो कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। नहीं नहीं, आप देखो बेटा, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो, इसलिए तुमसे इतना कह दिया। यूं तुम न चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध हो जाएगा। तुम इस बात की तनिक भी चिंता न करो। चलने को उद्यत होती है। अरे आप बैठिए तो सही, बेला कहती है। सास कहती है, नहीं नहीं, तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं वृथा बेकार में तुम्हारा समय नष्ट न करूंगी। चली जाती है। बेला पुस्तक बंद करके लंबी सांस लेती हुई, जैसे अपने आप, इन लोगों का कुछ भी तो समझ नहीं आता, इन लोगों को कुछ भी तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ये माँ जी एकदम कैसे बदल गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये माँ जी एकदम कैसे बदल गई। अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थी, इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर पढ़ने लगती है। बड़ी बहू और मझली भाभी बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती हैं। क्यों बेटी,
अब रजवा कुछ काम सीख गई या नहीं? मजली भाभी कहती है, क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई या नहीं? जरा हंसती है, बुढ़िया है तो सयानी। बड़ी बहू, आपने इंदु से ठीक ही कहा था, हमें वास्तव में काम की परख नहीं, पर अब। बेला, आइए इधर बैठिए ना, चारपाई सरका लीजिए। मजली भाभी वैसे ही खड़े खड़े, मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी हो। वास्तव में बहू, दादाजी पुराने नौकरों के हक में हैं। दयानतदार होते हैं, बड़े दयालु होते हैं और विश्वसनीय, उन्हें भरोसा करने के लायक होते हैं। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। इस रजवा की सास भी यही काम करती थी, अब रजवा की बहू भी यही करती है। बड़ी बहू, मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती? उसकी उम्र भी कम है और काम भी जल्दी सीख जाएगी। अन्य मनस्क सी बेला कहती है, नहीं नहीं, नए नौकर की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। रजवा काम सीख जाएगी। कुछ चिढ़कर, पर आप खड़ी क्यों हैं? अरे हम तुम्हारा हर्ज न करेंगी, हम तुम्हारा समय बेकार नहीं करेंगी। बेला और भी चिढ़कर, मेरा कुछ हर्ज नहीं होता। बड़ी बहू, हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। रुआसी आवाज में बेला कहती है, आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती हैं? आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती हैं? आप मेरे साथ क्यों परायों का सा व्यवहार करती हैं? उठ खड़ी होती है, बैठिए बैठिए। मजली भाभी, आप भी बैठिए। बड़ी बहू ये कहती है। बेला कहती है, मैं चलती हूँ। रुलाई को रोककर आंखों पर रुमाल रखे जल्दी जल्दी चली जाती है। मजली भाभी जैसे अपने आप से परायों का सा। बाहर से मजली बहू के कह कहे की आवाज आती है। दूसरे क्षण वह और इंदु पारो के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती है। सच? मजली बहू हंसी रोककर, और क्या, मैं झूठ कह रही हूँ? अपनी इन दो आंखों से देखा। हंसती है। मलावी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल महाशय मुंह देखते रह गए। सब ठहाका मारकर हंस पड़ती है। बड़ी बहू, भाई मुझे भी बताना, क्या किया मलावी ने? सच? मजली बहू चारपाई बिछाकर उसमें धस जाती है। उसकी एक ओर इंदु और दूसरी ओर पारो बैठ जाती है। मजली भाभी कुर्सी पर बैठती है और बड़ी बहू खड़ी रहती है। मजली भाभी कुर्सी को जरा खिसका कर समीप होते हुए बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत मलावी ने। मजली बहू, अरे मैं कहती हूँ मुंह देखते रह गए बंसीलाल महाशय, ताका किए मुटुर मुटुर। सब ठहाका लगाती हैं। बड़ी बहू, अरे कौन सी छत खोद डाली, यह तो बताओ, कौन सी छत खोद डाली, यह तो बताओ। मजली बहू, रसोई की, और कौन सी, अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि राज मजदूर छत डालकर गए और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपट कर अभी दुकान को गया था कि आ गई इधर से मलावी मारो मार करती। न जाने उसे जाकर किसने बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल ली है। न जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल ली है। लेके फावड़ा, बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तो तब पहुंचे जब अंतिम कड़ी भी उखाड़ चुकी थी। तब क्या था, क्या करते बेचारे, बस ताका किए मुटुर मुटुर। मजली भाभी को छोड़कर सब हंसती है। मजली भाभी, पर बंसीलाल का लड़का? मजली बहू, अरे गली के सिरे पर खड़ा ताल ठोक रहा था। जंघा हाथ पर मारकर बताती, कैसे ताल ठोक रहा है? ताल ठोक रहा है? मजली बहू कह कहा लगाती है, सच, ताल ठोक रहा है और ललकार रहा है कि मैं ड्योढ़ी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडहर बना दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और उधर मलावी कमर कसे खड़ी है कि आए जो माई का लाल है, रखे पांव घर के भीतर, तब बताती हूँ। तब हंसती है। इंदु अंगुली ओठों पर रख, भाभी आ रही है।
हंसी एकदम बंद हो जाती है, सन्नाटा छा जाता है। बेला एक हाथ में बंद किताब थामे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है। क्यों जीजी, आप चुप क्यों हो गई? जरा हंसकर फिर बेला कहती है, किस बात पर कहे कहे लगाए जा रहे हैं, किस बात पर कह कहे लगाए जा रहे हैं? मजली भाभी कुर्सी से उठकर यूं ही हंस रही थी, कोई ऐसी बात नहीं है। आओ आओ इधर कुर्सी पर बैठो। नहीं नहीं, आप बैठिए। मैं इधर तख्त पर बैठ जाती हूँ। मजली बहू जल्दी से उठकर, आइए आप इधर बैठिए। इंदु और पारो दोनों चारपाई से उठ जाती हैं। आइए आइए आप इधर बैठिए। फिर नीरवता छा जाती है, शांति छा जाती है, जिसमें एक प्रकार की घुटन है। बेला बाहर की ओर चल पड़ती है। बैठिए भाभी जी, आप चली क्यों? इंदु कहती है। मुड़कर क्लांत तथा भारी स्वर में बेला जवाब देती है, मैं तो इधर ही जा रही थी। यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई। मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती। फिर हंसी के साथ, आप हंसिए, कह कहे लगाए। चुपचाप हाथे के दरवाजे से निकल जाती है। मजली बहू, मैं कहती थी ना कि इस ओर न आओ, मेरी मुई आदत हुई हंसने की, क्या करूं? इंदु, अब एक यही स्थान था बैठने को, कहाँ जाएं? मजली बहू, हम हंसती हैं तो हंसती हैं दिल से, और छोटी बहू के अध्ययन पढ़ाई में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल आता है तो वे। अरे किंतु यही एक जगह थी पर्दे वाली। इंदु कहती है, मजली बहू तुम भूल गई, हमें ही तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा था। कह कहा लगाकर हंस पड़ती है। मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में चलकर बैठते हैं, वहीं बातचीत करेंगे। इंदु, मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं, मैं चली। जल्दी जल्दी बाहर की ओर चली जाती है। मछली भाभी, ठीक है, तुम लोग अब यहाँ इतना न बैठा करो। बड़ी बहू से, हम तो गोदाम में जा रही थी, चलो गेहूं छटवा लें। छोटी बहू को तो गए हुए कितना समय हो गया, छोटी बहू को तो गए हुए बहुत समय हो गया, छोटी बहू तो कब की गई हुई है। फिर तो अंत हो जाएगा दिन, और महरिया भी चली जाएगी, नौकरानी भी चली जाएगी। मैं तो फंस गई मजली की बातों में। चलो चलते हैं, बड़ी बहू कहती है। दोनों चली जाती हैं। मजली बहू, मैं कहती हूँ पारो, चल मेरे कमरे में, यहाँ चलकर बैठते हैं। मुझे तो जाना है भाभी, लल्ला आ गया होगा, ना मिली तो चिल्लाएगा। मजली बहू अपने आप से, यह छोटी बहू तो बाज की तरह आकर के सबको डरा गई। हंसती है। बाहर से बड़ी भाभी आती हुई दिखाई देती है, भागकर उनके पास जाती है। सुनी तुमने मलावी की बात? अरे खोद डाली उसने सारी की सारी छत। फिर से हंसती है, कह कहा लगाती है, मलावी ने छत खोद डाली? मजली बहू उससे अपने साथ लेकर कमरे की ओर जाती हुई, हाँ हाँ, अभी राज मजदूर छत बनाकर गए थे कि आ गई मलावी मारो मार करती। बड़ी भाभी, पर मजली बहू, चलो मेरे कमरे में, वहां चलकर सब बताती हूँ। यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है, रुकावट आती है। उसे साथ लेकर अपने कमरे की ओर जाती है। बाहर परेश और बेला बातें करते हैं, आर्द्र कंठ से, आर्द्र कंठ से। आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों अनजानों के बीच में आ गई हूँ। कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझ पाती, किसी को मैं नहीं समझती। आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। मैं जाती हूँ तो सब खड़े हो जाती हैं, बड़ी भाभी, मजली भाभी और माँझी तक। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करता और न करना चाहता है। सब मुझसे ऐसे डरती हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से डरते हों। अभी अभी सब हंस रही थी, ठहाके पर ठहाके मार रही थी। मैं गई तो सब ऐसे सन्न रह गई जैसे भरी सभा में किसी ने चुप की सीटी बजा दी हो। पर इसमें बेला, और कोई मुझे काम भी नहीं करने देता, कोई मुझे काम को हाथ तक नहीं लगाने देता। तनिक सा भी काम करने लगो तो सब भागी भागी आती हैं। सब मेरा इस प्रकार आदर करती है मानो मैं ही इस घर में सबसे बड़ी हूँ। परेश, मैं नहीं समझता तुम क्या कहती हो। अरे तुम्हें शिकायत थी कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा
आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर सत्कार आराम, न जाने तुम क्या चाहती हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तेजी तेजी से सीढ़ियां चढ़ जाता है, तेजी से सीढ़ियां चढ़ जाता है। बेला निढाल होकर कुर्सी में धंस जाती है। न जाने मैं क्या चाहती हूँ, न जाने मैं क्या चाहती हूँ, सिसकने लगती है। न जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं यह सब आदर सत्कार सुख आराम नहीं चाहती, नहीं चाहती। बाहों में मुंह छिपाकर सिसकती है। इंदु हाथ में कुछ मैले कपड़े लिए बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। इंदु हाथ में कुछ मैले कपड़े लिए हुए बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। भाभी जी, बेला उसी प्रकार चुप बैठी रहती है। इंदु बेला के कंधे को हिलाकर भाभी जी, भाभी जी। बेला मुंह ऊपर उठाती है। हैं भाभी जी, आप तो रो रही हैं। आंखें पूछकर नहीं नहीं, मैं रो नहीं रही, परंतु परमात्मा के लिए मुझे जी जी करके न बुलाया करो। तो भला यह कैसे हो सकता है? आप मुझसे बड़ी हैं और फिर आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी और समझदार हैं। पहले तो मुझे यूं जी जी करके नहीं बुलाया करती थी, अब क्यों बुलाती है जी जी करके? पहले तो नहीं जी जी करके बुलाया करती थी। इंदु, मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी। दादाजी ने कहा था। दादाजी ने क्या कहा था? इंदु, उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा? मैंने तो कभी उनसे इस बात की शिकायत नहीं की थी। मैंने तो कभी उनसे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की। इंदु, शायद छोटे भैया ने उनसे यह कहा था कि आपका जी, आपका मन यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले। ओह, ये बात है। इंदु, दादाजी और सब सह सकते हैं, लेकिन किसी का पृथक होना नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, ये कहा करते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूट कर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम आपका आदर करें और काम करें, वो आपको पढ़ने लिखने का समय दें। पर मैं तो आदर नहीं चाहती, और मैं तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। यह कैसे हो सकता है भाभी जी? बिना दीर्घ निश्वास, लंबी सांस छोड़ती हुई, आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना गलत समझा। आप कैसी बातें करती हैं? लाइए लाइए, कपड़े लाइए। मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही मैं तो दादाजी के कपड़े धोने जा ही रही हूँ, साथ ही आपके भी फटक लाऊं, यानी आपके भी धो दूंगी। बेला चुप सोचती है। किंतु भाभी जी, बेला जैसे मन ही मन उसने किसी बात का निश्चय कर लिया हो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। देखिए, आप ऐसा करेंगी तो दादाजी नाराज होंगे। मैं दादाजी से कह दूंगी, उन्हें समझा दूंगी। किंतु भाभी जी, अरे मुझे केवल भाभी कहकर पुकारा कर मेरी प्यारी इंदु। बेला प्यार से भरे हुए गले के साथ, भाभी चल कपड़े धोएं, धूप निकली जा रही है। पर कपड़े, मेरे कपड़े आज रजवा ने धो दिए थे, सलवार कमीज ही तो थी। चल मैं तेरी सहायता करूंगी। दोनों चली जाती हैं। कुछ पल बाद बरामदे में कपड़े धोने का शब्द आने लगता है। दादा गैलरी की ओर से हुक्का गुड़गुड़ाते गुड़गुड़ाते मल्लू की अंगुली थामे प्रवेश करते हैं। दादा, हाँ बेटा, तुम्हें मेले में ले चलेंगे। अरे जो तू कहेगा वही खिलौना ले देंगे। मैं उड़न खटोला लूंगा दादाजी। सहसा बाहर के दरवाजे के पास जाकर ठिठक जाते हैं आश्चर्य से। है छोटी बहू? इंदु बाहर से, मैंने तो बहुतेरा कहा था पर भाभी मानी नहीं। छोटी बहू, इधर आ बेटी। शर्माई हुई बेला शर्माई हुई बेला दरवाजे के पास आ खड़ी होती है। बेटा, कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं, पढ़ लिख कर। इंदु जो अपनी भाभी के साथ ही आ खड़ी हुई है। मैंने बहुतेरा कहा पर भाभी नहीं मानी। उन्हें इंदु के स्वर का अनादर अच्छा नहीं लगा। दादाजी को इंदु के स्वर का अनादर अच्छा नहीं लगा।
इंदु तुझे कितनी बार समझाया है कि आदर से बात किया कर। बेला भावावेश के कारण रूंधे हुए कंठ से, दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते। दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी वह डाल सूखकर मुरझा जाए। सिसक उठती है, कुक्के की गुड़गुड़ाहट एकदम बंद हो जाती है, पर्दा सहसा गिर पड़ता है।